आज की साइंस क्लास में हम जानेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, गति के समीकरण। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। एनसीईआरटी ने 2023 से जो आपके सिलेबस में चेंज किया हुआ है उसमें से एक ये टॉपिक भी है। इससे पहले हम 2022 तक इस टॉपिक में हम ये जानते थे कि गति के समीकरणों को ग्राफी विधि द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं। हम इनको ड्राइव करते थे ग्राफिकल मेथड द्वारा, लेकिन 2023 से एनसीईआरटी ने ये चेंज आपके सिलेबस में कर दिया है कि अब आपने गति के समीकरणों को ग्राफी विधि द्वारा प्राप्त नहीं करना है। लेकिन अब भी ये टॉपिक आपके सिलेबस में बना हुआ है और ये टॉपिक आपके न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस टॉपिक को नए सिलेबस के अकॉर्डिंगली कवर करने वाले हैं और इसके साथ ही आपको कराएंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहें। और जो बच्चे पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखिए यहां पर को आपको एक कार दिखाई दे रही होगी जो भी स्टार्ट पॉइंट पे खड़ी है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये स्टार्ट हुई और ये जाती है यहां फिनिश पॉइंट तक पहुंचती है। अब इस कार के बारे में जितना अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस में जाना है उसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लासेस अटेंड नहीं की थी उनके लिए यहां लिंक आई टैब में आ रहा है, आप यहां से हमारी पिछली क्लास को देख सकते हैं। जब ये कार इस पॉइंट से स्टार्ट हुई थी तब इसकी जो वेलोसिटी थी, जो इसका वेग था, प्रारंभिक वेग, उसे हम क्या कहेंगे? जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास अटेंड की है वो शायद बता पा रहे होंगे। उसे हम कहने वाले हैं u, प्रारंभिक वेग। तो इनिशियल वेलोसिटी इस कार की जो यहां पर रही होगी वो थी u। अब इस कार ने इस स्टार्ट पॉइंट से लेकर के इस फिनिश पॉइंट तक पहुंचने में कुछ समय लिया होगा, कुछ टाइम लिया होगा, जिसे हम कहते हैं t। इसके साथ ही इस स्टार्ट पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक पहुंचने में इस कार द्वारा अपने वेग में परिवर्तन किया गया, जिसे हम कहते हैं त्वरण, एक्सेलरेशन a। इस स्थिति में इस कार ने एक फाइनल वेलोसिटी गेन की होगी, जो इसका अंतिम वेग रहा होगा वो कहलाएगा v। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई इसकी v। इस फाइनल वेलोसिटी को जब इसने गेन किया t टाइम में, तब ये जो कार थी ये यहां स्टार्ट पॉइंट से लेकर के फिनिश पॉइंट तक की डिस्टेंस को ट्रेवल कर चुकी है। तो हम कहेंगे कि इसने कुछ दूरी तय की है इस t समय में, तो ये कहलाएगी s। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो गई s, या फिर इसको हम कह देते हैं पोजीशन, स्थिति। इस आधार पर हमारे पास गति के 3 समीकरण हैं। देखिए वो कौन कौन से हैं? पहला है v बराबर u प्लस at, और दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ये जो 3 समीकरण हैं इनमें आप देख रहे होंगे कि इसमें आपको फाइनल वेलोसिटी भी मिलेगी, इनिशियल वेलोसिटी भी मिलेगी, एक्सेलरेशन भी मिलेगा और टाइम भी मिलेगा, और उसके साथ ही डिस्टेंस या फिर पोजीशन भी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं ये जो तीनों समीकरण हैं ये एक संबंध बना रही हैं किस किस के बीच में? देखिए यहां पर को वेग और समय के बीच में, या हम कहें स्थिति और समय के बीच में। तो हम कह सकते हैं कि वेग या फिर स्थिति का समय के साथ संबंध यहां पर को हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम इस पहली समीकरण की बात करें तो देखिए ये क्या संबंध हमें बताती है। यहां पर देखिए यह है वेलोसिटी, यह है वेग और यह है समय। तो हम इस पहली समीकरण को कह देते हैं वेग समय संबंध। दूसरी समीकरण कहलाएगी, देखिए यहां पर कोई यह है पोजीशन, स्थिति, और यह है समय के साथ संबंध। तो ये जो दूसरी समीकरण है ये कहलाती है स्थिति समय संबंध, पोजीशन टाइम रिलेशन। और थर्ड वाली कहलाती है बच्चों, यहां देखिए यह है पोजीशन और यह है वेलोसिटी, तो ये कहलाएगी स्थिति वेग संबंध। तो इस प्रकार से ये समीकरणें कहलाती हैं गति की समीकरणें। तो हम कह सकते हैं गति की समीकरणें ऐसी समीकरणें हैं जो वेग, स्थिति या फिर हम कहें विस्थापन या फिर दूरी का संबंध समय के साथ बताती हैं, वो समीकरणें कहलाती हैं गति की समीकरणें। तो इस प्रकार से हम गति की समीकरणों को डिफाइन भी कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम आपके मेन टॉपिक न्यूमेरिकल्स पर, क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट है वह न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना इन गति के समीकरणों के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के न्यूमेरिकल्स को। ये रहा आपका पहला न्यूमेरिकल। यहां लिखा है एक ट्रॉली एक आनत तल पर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आ रही है। गति प्रारंभ करने के 3 सेकंड के पश्चात उसका वेग क्या होगा? यहां पर देखिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक ट्रॉली नीचे को आ रही है और आपसे कहा जा रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका जो वेग परिवर्तन हो रहा है वो हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से, और आपसे ये पूछा जा रहा है कि 3 सेकंड के बाद इसका वेग क्या होने वाला है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें डेटा को एनालाइज करना होता है कि हमें डेटा क्या क्या मिला है। एक बार आप डेटा को पढ़ना
सीख गए, एक बार आप ये जान गए कि डेटा किस प्रकार से दिया गया हमें, तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसी न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए यहां पर कुछ दिया है कि ये ट्रॉली यहां से नीचे को आ रही है, इस इंक्लाइन प्लेन में नीचे को आ रही है, जिसमें इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर को जो ये रुकी हुई पोजीशन है, यहां पर को इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब वो क्या होगी बताइए, आप सोचिए क्या होगी वो इनिशियल वेलोसिटी। देखिए क्योंकि यहां पर को अभी तक ये रुकी हुई थी आपने देखा, तब हम कहेंगे कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u, वो रही होगी यहां पर को 0 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहां पर को है 0 मीटर पर सेकेंड। यही सब कुछ आपने सीखना है कि कैसे हम डेटा को एनालाइज करें। देखिए जब भी किसी न्यूमेरिकल में ये लिखा हो कि कोई वस्तु चलना प्रारंभ कर रही है, इसका मतलब ये है कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रही होगी उस समय वो होगी 0। इसके बाद हमें दिया गया है एक्सीलरेशन, तो हम इसको भी उतार लेते हैं। एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर हमसे पूछा गया है कि 3 सेकंड के पश्चात, देखिए टाइम दिया गया 3 सेकंड, और आपसे कहा जा रहा है कि 3 सेकंड के पश्चात इसका वेग क्या होगा। अब देखिए 3 सेकंड के पश्चात मान लेते हैं कि हमारी जो ट्रॉली थी वो कुछ यहां पर थी। हम मान लेते हैं कि 3 सेकंड जब यहां से चलना शुरू कर रही थी तो यहां पर को 3 सेकंड हुए, यहां पर को ट्रॉली थी। तो ये आपसे पूछ रहा है कि यहां पर को इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और ये वेलोसिटी होने वाली है आपकी फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, क्योंकि 3 सेकंड के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वेग क्या होगा, v। अब याद कीजिए हमने अभी गति के 3 समीकरण देखे थे, वो कुछ इस प्रकार से थे। v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहां आपको यह समझना है इन तीनों समीकरणों में से इस डेटा के साथ कौन सी समीकरण परफेक्टली मैच हो रही है, कि जिससे हमें ये फाइनल वेलोसिटी निकालने में आसानी हो। अब देखते हैं हम सबसे पहले पहली वाली समीकरण देखिए, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए आपसे v पूछा गया है तो यहां पर कोई v है, आप निकाल सकते हैं। आपके पास u भी है, a भी है और t भी है, तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का प्रयोग करके हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्या हम इस समीकरण जो द्वितीय समीकरण है इससे भी हम प्रश्न को हल कर सकते थे? देखिए क्या हम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसमें तो आपके पास होनी चाहिए डिस्टेंस। यहां तो कहीं डिस्टेंस का कोई कॉन्सेप्ट आपसे पूछा नहीं गया, तो इसलिए हम इस समीकरण को नहीं ले सकते। क्या हम इस थर्ड वाली समीकरण को ले सकते थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? यहाँ पर s है, s तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो इसलिए हम इन दोनों समीकरणों का यूज इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कर सकते। तो हम करने वाले इस फर्स्ट वाली समीकरण का यूज करने वाले हैं। तो हमारी जो गति की पहली समीकरण है वो रही ये v बराबर u प्लस ए टी। अब जितना डेटा दिया गया है इसको इस समीकरण में रख के देखते हैं कैसे। कुछ इस प्रकार से देखिए, v बराबर u की वैल्यू आ गई 0 प्लस a है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t है 3 सेकेंड। तो कुछ इस प्रकार से आपने डेटा को जब पुट किया इसमें तो आपके पास जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार की, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाने वाली है v इज इक्वल टू 6, और 6 क्या, क्योंकि ये वेलोसिटी है तो ये हो जाने वाली है मीटर पर सेकेंड। तो कुछ इस प्रकार से बच्चों हम कर लेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व। ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए पढ़ते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये रहा एक सेकंड क्वेश्चन। यहां देखिए लिखा है किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। अब देखिए हम इसको यहां से समझते हैं। एक कार है, देखिए कार चल रही है और ये जो पोजीशन है इसकी फाइनल पोजीशन है। अब यहां पर आके कार ब्रेक लगाती है, देखिए कुछ इस प्रकार से इसने ब्रेक लगाया, लेकिन ये यहां रुकी नहीं क्योंकि बहुत स्पीड में थी और ये इतना आगे जाके रुकी, ये यहां जाके रुकी, जबकि इसने ब्रेक यहां पर से अप्लाई कर दिए थे। आपसे कहा गया है कि एक कार पर ब्रेक लगाया जब आपने तो उसके विपरीत दिशा में एक त्वरण उत्पन्न हुआ। बिल्कुल होगा, देखिए विपरीत दिशा में, जब विपरीत दिशा में त्वरण उत्पन्न होगा तभी ये कार रुक सकती है। अगर इसी गति की दिशा में त्वरण उत्पन्न होता तो ये आगे को बढ़ती हुई जाती। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहले जो हमें यहाँ मिल रहा है इस क्वेश्चन में डेटा वो दिया गया है, ये जो त्वरण है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि ये विपरीत दिशा में लग रहा है, गति की विपरीत दिशा में लग रहा है, इसीलिए ये गाड़ी रुकी भी है। तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है ये आने वाली है माइनस में, क्योंकि ये है विपरीत दिशा में, ये है अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला एक्सीलरेशन। तो a इज इक्वल टू हो गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे कहा गया इस क्वेश्चन में कि जब ब्रेक लगाए, यहां पर देखो इसने ब्रेक अप्लाई करे थे, लेकिन ब्रेक लगाने के 2 सेकंड के बाद ये यहां जाके रुकी है। तो इसका मतलब है कि यहां से जब ब्रेक लगाए और यहां जाने में इसको जो समय लगा है वो है 2 सेकंड का। देखिए ये जो डेटा है ये तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्या कोई हिडन डेटा भी इसमें है, क्या कोई छुपा हुआ डेटा भी इसमें है, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। अब देखिए जब भी कार या कोई भी ऑब्जेक्ट रुक जाए, इसका मतलब ये होता है बच्चों
कि उसका जो अंतिम वेग है वो अब 0 हो गया। तो ये कुछ इस प्रकार का हिडन डेटा भी आपको दिया गया, तो ये हमने उतार लिया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, देखिए वो है कि उतने ही समय में तय की गई दूरी की गणना कीजिए। तो आपने ये कैलकुलेट करना है कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है, जो ये 2 सेकंड लगे इसको ब्रेक लगाने के बाद रुकने में, ये कितनी है। तो हम लिख लेंगे इसको भी कि हमें कैलकुलेट करनी है इसकी पोजीशन, डिस्टेंस जो भी इसने ट्रेवल की यहां से लेकर के यहां तक की इस 2 सेकंड के दौरान। तो हमने ये सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम फटाफट से अपने जो तीनों समीकरण हैं उनको उतार लेते हैं। तो वो रही ये। अब यहां देखिए, आप लोग बताइए कि कौन सी इक्वेशन से आप यहां पर को जो डिस्टेंस है, जो दूरी आपसे पूछी जा रही है, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या हम फर्स्ट वाली इक्वेशन से ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें तो एस है ही नहीं कहीं भी। यहां तो आपसे एस पूछा गया है, तो एस तो यहां है नहीं। अब सेकंड और थर्ड में आपको एस दिख रहा है। देखिए यहां पर को भी आपको दिख रहा है एस और यहां पर को भी एस दिख रहा है। तो इन दोनों में से कौन सी समीकरण को आप यहां पर को लगाएंगे जिससे कि आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए? देखिए अगर हम बात कर लें इस वाली की, तो यहां पर को अगर जब हम इसे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या ये जो डेटा है ये सफिशिएंट है? यहां पर को जो दिया गया डेटा है, क्या इसमें हमारे पास u जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो इसका प्रारंभिक वेग है, वो क्या दिया गया है? यहां हमें नहीं दिया गया। और अगर हम इस तीसरी वाली समीकरण की बात करें तो इसमें देखिए हमारे पास फिर से हमें u चाहिए और यहां पर हमारे पास कहीं भी t नहीं है, टाइम नहीं है, जबकि हमें यहां टाइम भी दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाली इक्वेशन को अप्लाई करना है, क्योंकि हमारे पास यहां टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है और हमसे पूछा गया है डिस्टेंस। लेकिन यहां इस इक्वेशन को अप्लाई करने से पहले हमें कैलकुलेट करना होगा इस इनिशियल वेलोसिटी को, हमें ये प्रारंभिक वेग को निकालना होगा, तभी हम इस दूसरी वाली समीकरण को इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए लगा सकते हैं। तो देखिए इसको कैलकुलेट करने के लिए, इस u को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो सबसे सरल समीकरण है वो है ये वाली, v बराबर u प्लस at। इसी समीकरण के द्वारा हम u को निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे को, जो गति की पहली समीकरण है उसको हम अप्लाई करने वाले यहाँ पर को, v बराबर u प्लस at। और कैसे हम देखिए, इससे हम u कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहां पर को हमारे पास है v की वैल्यू आ गई 0 और u की वैल्यू है निकालनी हमने, और उसके बाद प्लस a की वैल्यू जो है हमारे पास देखिए माइनस में है, तो -5 आ गया, एक ब्रैकेट के अंदर हम लिख लेते हैं इसको, और t जो है हमारे पास है 2 सेकेंड। तो कुछ इस प्रकार से हमने डेटा को उतार लिया इस समीकरण में। अब इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाने वाला है u -10, ये हो गया, और इसे हम लिख सकते हैं u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कैलकुलेट कर दी। लेकिन हमसे यहां पर कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं पूछी गई है, हमसे तो पूछी गई है डिस्टेंस, हमसे पूछी गई है दूरी। अब हमने ये क्यों निकाला? अभी आपने देखा था, ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि हमें निकालनी है इसकी दूरी, और इस दूरी को हम बिना इनिशियल वेलोसिटी के नहीं निकाल पा रहे थे। और इस दूरी को निकालने के लिए हम जो अप्लाई करेंगे वो करेंगे सेकेंड इक्वेशन को, और वो है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखिए s हमारे पास ये निकालना है, u की वैल्यू आपको मिल चुकी है, t की वैल्यू आपके पास है, a की वैल्यू भी है। तो हम ये जितना भी डेटा दिया गया इसको इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए s इज इक्वल टू u की वैल्यू आ गई आपके पास 10 इंटू t की वैल्यू 2 प्लस हाफ और at स्क्वायर है, तो a की वैल्यू आपके पास -5 है और t का स्क्वायर आ गया 2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हो गया 10 इंटू 2 प्लस हाफ, और कितना हो गया देखिए -5 तो ऐसी है, 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब इसको फिर से सॉल्व करके देखते हैं हम, तो ये हो गया देखिए प्लस हाफ, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया -20। फिर से हम इसे सॉल्व करके देखते हैं, तो ये देखिए हम इसको यहां से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -10, तो ये आ गया -10। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वो हो जाने वाला है कितना, देखिए 20 -10। तो जो हमारी डिस्टेंस आ गई, जो हमारी दूरी आ गई, वो आ गई है 10 मीटर, 10 मीटर। तो हम कहेंगे कि जो वो कार थी जिस पर ब्रेक लगाया गया था और 2 सेकंड के बाद जब वो रुकी तो उसने जो दूरी तय की वो है 10 मीटर की। तो चलिए अब हम समझते हैं आज के थर्ड क्वेश्चन को। ये रहा आज का आपका थर्ड क्वेश्चन। यहां लिखा देखिए, कोई मोटरबोट झील में विराम अवस्था से सरल रेखी पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटरबोट कितनी दूरी तय करती है? देखिए यहां पर को आपके पास एक मोटरबोट है और ये कहा जा रहा है
कि यह विराम अवस्था में। तो विराम अवस्था, अब आप समझ चुके होंगे कि विराम अवस्था का मतलब क्या है। वो है कि हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है, जो हमारे पास प्रारंभिक वेग है, वो है 0 मीटर पर सेकेंड का प्रारंभिक वेग। और यहां पर देखिए, इसने विराम अवस्था से जब चलना प्रारंभ किया तो इसने एक एक्सेलरेशन जो गेन किया वो है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। अब देखिए हम इसको चला के देख लेते हैं। यहाँ पर से देखिए ये मोटरबोट चली तो इसने 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जो त्वरण है वो उत्पन्न हुआ, और ये कितनी सेकंड तक चली है, 8 सेकंड तक चली। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर को कि हमारे पास जो त्वरण है वह 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, और जो समय है वह है 8 सेकंड का। तो ये हमारे पास डेटा आ गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है इस समय अंतराल में मोटरबोट कितनी दूरी तय करती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी है कि कितनी है, इस समय में 8 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय की, दूरी s। फिर से हम जो समीकरण है उनको लिख लेते हैं। वो है b बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2as बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सी समीकरण का यूज कर रहे हैं। वीडियो को पॉज करके पहले आप सोचिए और आप अप्लाई करके देखिए क्या आप कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। तो देखिए अब हम यहां पर को इस डेटा को अगर इन समीकरणों में रखें तो सबसे परफेक्ट समीकरण कौन सी बनने वाली है। देखिए हमारे पास u है, a है, t है और हमें निकालना है s। तो यहां पर इन तीनों समीकरणों में से आप किससे s निकाल सकते हैं। तो s देखिए आप इन दोनों समीकरणों में देख रहे हैं s, तो ये दोनों समीकरण हैं जिनमें s दिया हुआ है, यानी कि दूरी आप इन दोनों समीकरणों से निकाल सकते हैं। अगर हम बात करें इस थर्ड वाली इक्वेशन की, तो यहां पर देखिए यहां पर कोई दी गई है फाइनल वेलोसिटी, हमारे पास यहां पर फाइनल वेलोसिटी नहीं दी गई, इसलिए हम इस इक्वेशन को अप्लाई नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहां पर बच गई है ये सेकंड वाली इक्वेशन। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, रख लीजिए सारा डेटा जो भी इसमें दिया गया है। s बराबर u की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 0 है, और उसके बाद t की वैल्यू है 8 सेकेंड, उसके बाद आ गया प्लस हाफ एटी स्क्वायर, a की वैल्यू है 3 और t की वैल्यू है 8। तो कुछ इस प्रकार से आपका डेटा सारा का सारा उतर चुका है इस समीकरण में। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये हो गया देखिए कुछ इस प्रकार से। फिर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है s इज इक्वल टू हाफ 3, तो ऐसे ही आ गया आपका देखिए 8 का स्क्वायर आ गया 64, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाने वाला है 192, और जब हम अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 96, और ये क्योंकि है दूरी तो इसके पीछे जो इसकी यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी मीटर। तो कुछ इस प्रकार से हमने निकाल ली दूरी 96 मीटर। अब देखते हैं हम आज का फोर्थ क्वेश्चन। ये रहा आज का फोर्थ क्वेश्चन। यहां लिखा है देखिए 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। देखिए ये जो हाइट है ये दी गई है आपको 20 मीटर की। ये मान लीजिए ये है 20 मीटर की ऊंचाई और यहां पर कोई गेंद को रखा गया है। यदि उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है। अभी जो गेंद है जब ये नीचे की ओर को आ रही है तो इस पर लगने वाला जो त्वरण है वह है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस वेग से धरातल से टकराएगी। ये जब यहां टकराएगी इस सरफेस से तो उस समय इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितना होगी ये पूछा जा रहा है। और दूसरी बात आपसे पूछी गई है कितने समय पश्चात वो धरातल से टकराएगी, और ये भी पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा इसको यहां से यहां आने में। तो कुछ इस प्रकार से देखिए अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें हमें क्या क्या डेटा दिया गया है। देखिए यहां पर को बॉल क्योंकि इस तरह अवस्था में है तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं u। इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी रही होगी 0 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें दिया गया है ऊंचाई, पोजीशन की जो बात हो रही है s बराबर है 20 मीटर। इसके बाद आपसे कहा गया कि इसको जब आपने गिराया कुछ इस प्रकार से तो इसने एक त्वरण प्राप्त किया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हम लिख लेते हैं a बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे कहा गया कि जब ये टकराई, यहां पर कोई जब टकराई थी इस समय इसकी जो वेलोसिटी थी, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी। और जो आपसे अगली बात पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि इस बॉल ने यहां से लेकर के यहां नीचे तक आने में कितना समय लिया। तो ये कुछ डेटा आपको दिया गया। हम उतार लेते हैं अपनी तीनों समीकरणों को। कह रही हमारी तीनों समीकरण। अब फिर से आप वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि क्या आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे। तो इन तीनों इक्वेशंस में से हम कौन सी इक्वेशन को यहां अप्लाई करें जिससे हमारे पास निकल जाए इनिशियल वेलोसिटी। देखिए इनिशियल वेलोसिटी v यहां भी है हमारे पास और इस थर्ड वाली इक्वेशन में भी v है, तो हम इन दोनों से ही v निकाल सकते हैं। लेकिन क्या हम इस फर्स्ट वाली इक्वेशन को यहां अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहां पर हमारे पास दूरी दी गई है तो हम इसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। अब हमारे पास बच गई है लास्ट वाली इक्वेशन, तो हम इस अंतिम समीकरण को लगा के देखते हैं अंतिम वेग निकालने के लिए। कैसे? देखिए ये रही हमारे पास इक्वेशन। अब हम डेटा को इस इक्वेशन में रख के देखते हैं।
देखिए 2a की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, s की वैल्यू है 20, तो ये आ गया इज इक्वल टू v स्क्वायर, तो v तो हमें कैलकुलेट ही करना है, v स्क्वायर माइनस u की वैल्यू है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो ये हमारा डेटा इस इक्वेशन में हमने रख के देख लिया। अब इसको चलिए सॉल्व करके देखते हैं। इसे हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाने वाला है 400 इज इक्वल टू v स्क्वायर, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट 400, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाने वाला है 20, और ये क्या होगा, क्योंकि ये है v वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से जो हमारे पास वेग आया धरातल पर टकराने से पहले वो आ गया 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब हम निकाल के देखते हैं समय, लेकिन फिर से वही क्वेश्चन की कौन सी हम समीकरण को यहां अप्लाई करके देखें जिससे हमारे पास समय निकल जाए। तो हम फिर से तीनों समीकरण को लिख लेते हैं। अब की बार हमारे पास डेटा है u, s, a और v, ये डेटा हमारे पास है, और जिससे हम निकालने वाले हैं t, टाइम को। तो कौन से समीकरण को हम यहां अप्लाई करें जिससे कि आसानी से हम टाइम को निकाल सकें। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस वाली समीकरण की, थर्ड वाली की, क्या हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि इसमें टाइम तो दिया ही नहीं गया है। फिर हम बात कर लेते हैं सेकंड वाली इक्वेशन की, क्या इसे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसे आप सोच रहे होंगे कि इसे हम कर सकते हैं, यहां पर को टाइम दिया गया लेकिन यहां पर को वेलोसिटी v तो है ही नहीं। अब बची हमारे पास फर्स्ट वाली इक्वेशन, यहां देखिए हमारे पास टाइम है, फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी है। तो ये डेटा यहां पर जो दिया गया है सफिशिएंट है इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम इस इक्वेशन को अप्लाई करके देखते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए तो v की वैल्यू आ गई 20 जो अभी हमने कैलकुलेट की थी, इज इक्वल टू u की वैल्यू है 0 प्लस at, a की वैल्यू है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू t हमने कैलकुलेट करना है। तो इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आ गया t इज इक्वल टू 20/10, और ये इसका आंसर है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अब बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर को। ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज का। किसी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर को 5 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर दिष्ट त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो पत्थर के द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई तथा उसे वहां पहुंचने में कितना समय लगा। तो देखिए यहां पर को कहा गया है कि एक आपको पत्थर ऊपर को फेंका आपने कुछ इस प्रकार से। देखिए इस पत्थर को आपने ऊपर को फेंका है कुछ इस प्रकार से। देखिए इसने यहां तक की जो दूरी तय की, यहां तक इसने तय की थी, तो यहां से आपने जो ऊपर को पत्थर फेंका तो इसने कुछ ऊंचाई प्राप्त की जिसको हमने इस लाइन से ड्रॉ करके देख लिया। तो पहली बात तो ये कहा गया कि आपने एक पत्थर को फेंका ऊपर को, जिस पर ऊपर की ओर को जो उसका वेग था उस समय वो था 5 मीटर पर सेकेंड का। तो जो ये वेग था, जो उसका इनिशियल वेलोसिटी थी, जो इसका प्रारंभिक वेग था, वो आपको दिया गया है कि यह है 5 मीटर पर सेकेंड का। कुछ इस प्रकार से हम उतार लेते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड का इसका वेग था। दूसरी बात आपसे कहा गया है यदि गति के दौरान पत्थर का नीचे की ओर को दिष्ट त्वरण, अब देखिए क्योंकि इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण जो लग रहा होगा वो नीचे की ओर को लग रहा होगा, और वो कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हम इसे भी उतार लेते हैं। हमारे पास है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण जो कि नीचे की ओर को लग रहा है। देखिए गति ऊपर को थी लेकिन त्वरण जो लग रहा था नीचे की ओर, तो ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे कहा जा रहा है इस पत्थर द्वारा कितनी ऊंचाई प्राप्त की गई। अब देखिए ये तो हमारे पास डेटा इस क्वेश्चन में दिया गया, क्या इसमें कोई हिडन डेटा भी है, क्या कोई छिपा हुआ डेटा भी है जो हमें नहीं दिखाई दे रहा अभी। तो चलिए उसको समझते हैं। बच्चों देखिए जब हमने इस पत्थर को उछाला होगा यहां से ऊपर को, तो यहां जब पहुंचा ये इस ऊंचाई पर, यहां पर को पहुंचने के बाद ये कुछ समय के लिए, कुछ बहुत ही कम समय के लिए यहां रुकेगा और उसके बाद ये फिर नीचे को आया होगा। ऐसा होता है बच्चों, अगर आप किसी बॉल या किसी पत्थर को ऊपर को उछालें तो वो अपनी अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के बाद उस जगह पर बहुत ही कम समय के लिए रुकता है, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते वो कितने कम समय के लिए रुका, लेकिन वो रुकता है और उसके बाद वो नीचे को आना शुरू करता है। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर को जब ये पहुंचा होगा, अपनी अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंचा होगा, इस पत्थर का जो अंतिम वेग रहा होगा वहां पर को वो होगा 0। और आपसे कहा गया है कि यहां पर पहुंचने में इसने कितना समय लिया होगा, तो आपने टी भी कैलकुलेट करना है। तो दो बातें आपने यहां निकालनी है, एक तो निकालनी है इसकी स्थिति और दूसरी आपने इसने जो समय लिया वो आपने कैलकुलेट करना है। चलिए हम अपनी इक्वेशंस को यहां उतार लेते हैं। वो है v बराबर u प्लस एटी, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, 2as बराबर b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो पहले हम निकालते हैं यहां पर को ये ऊंचाई, किस पत्थर ने कितनी ऊंचाई प्राप्त की है, यहां तक की जो ऊंचाई है ये कितनी है। अब देखिए ऊंचाई यानी कि पोजीशन की हम बात कर रहे हैं, तो पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास दो समीकरण हैं, सेकंड वाली और थर्ड वाली। अब हम इन दोनों में से किसे यहां अप्लाई करें।
देखिए अगर हम सेकंड वाली को अप्लाई करने की सोच रहे हैं तो यहां पर को हमारे पास होना चाहिए समय t। हमारे पास यहां t तो दिया ही नहीं गया है क्योंकि t हमें निकालना है, तो हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास बच गई है थर्ड वाली इक्वेशन। तो इसको यहां अप्लाई करके देखते हैं। इस थर्ड समीकरण को 2as जो डेटा दिया गया अगर हम इस समीकरण में उतार लें तो वो हो गया, देखिए 2a की वैल्यू है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया -10 ब्रैकेट के अंदर लिख लिया हमने, और s हमने निकालना है, बराबर आ गया हमारे पास v स्क्वायर, v की वैल्यू है हमारे पास 0 का स्क्वायर हो गया -5 का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, और -5 का स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए -20s इज इक्वल टू -25, तो कुछ इस प्रकार से आ गया -25, और s इज इक्वल टू हो गया -25 ओवर -20। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.25, और ये है ऊंचाई, तो ये आ गई मीटर में, तो ऐसा आ गया 1.25 मीटर। तो कुछ इस प्रकार से हमने ये जो ऊंचाई है इसको निकाल लिया। अब हमसे जो दूसरी बात पूछी गई है वो है टाइम, समय को निकालिए कि इसने कितना टाइम लिया यहां तक पहुंचने में। फिर से हमारे पास समीकरण जो है वो है ये तीनों समीकरण है। अब टाइम को निकालने के लिए हम कौन सी वाली इक्वेशन को यहां अप्लाई करें। देखिए टाइम t हमारे पास इन दो समीकरणों में मिलता है, एक पहली वाली में और एक दूसरी वाली में, तो हम कौन सी वाली को यहां अप्लाई करें, क्योंकि हमारे पास v भी है, u भी है और a भी है, तो हम इस वाली समीकरण से टाइम निकाल लेंगे। कैसे देखें, हम v बराबर u प्लस at में इस डेटा को रखते हैं, और डेटा हमारे पास है v बराबर है 0, u की वैल्यू जो है हमारे पास वह है 5 मीटर पर सेकेंड, प्लस a की वैल्यू है -10, और t हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसे हम जब सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है 5 - 10t, तो हम लिख सकते हैं इसे 10t इज इक्वल टू 5 और t इज इक्वल टू 5 ओवर 10, और इसका आंसर आ गया 0.5 सेकेंड। तो कुछ इस प्रकार से हमने टाइम को भी कैलकुलेट कर लिया गति के प्रथम समीकरण से। तो बच्चों आपने देखा कि किस प्रकार से हम पहले डेटा को एनालाइज करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, फिर हम उस पूरे डेटा को उतार लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और फिर हम देखते हैं कि कौन सी समीकरण हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी ट्रिक जो आज आपने सीखी वो ये है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और उसके सारे डेटा को उतार लीजिए, और उसके बाद आप अपनी तीनों समीकरणों को एक जगह पर उतार लेंगे, और फिर आप देखेंगे कि उन तीनों समीकरणों में से कौन सी ऐसी समीकरण है जिसमें आपका जो दिया गया डेटा है वो परफेक्टली मैच होता है। जो भी समीकरण वो आपको दिखेगी उसको आप अप्लाई करके देखिए, आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। तो बच्चों आज की क्लास के लिए यहीं तक, कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की हमारी क्लास कैसी लगी।